नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी छात्रों का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर आपके बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर करंट अफेयर्स की क्लास चलती है, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होता है। आज की इस वीडियो में 7 से 8 जुलाई 2023 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न हम देखेंगे, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा। तो सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको लगे कि इस वीडियो श्रृंखला से आपकी हेल्प हो सकती है, तो इसका प्रीवियस वीडियो जो हमने चैनल पर अपलोड किया, आप लोग से जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ जो मंथली बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड हुआ है, आप उसे देखकर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। सारे वीडियो आपको वहां पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब जो पिछले वीडियो में हमने आपसे 3 प्रश्न पूछा था, ये तीनों प्रश्नों के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं। दरअसल पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि केंद्र सरकार ने किन्हें हाल ही में पटना हाई कोर्ट में पुनः अपना सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। इस प्रश्न की कंप्लीट जानकारी देते हुए हमने आपको बताया था, इसका राइट आंसर है कृष्ण नंदन सिंह। दूसरा प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि कितने मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ हाल ही में एथलीट नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया। तो ये जो थ्रो था, आपको ध्यान रखना 87.66 मीटर का थ्रो था, जिसके बाद लुसाने डायमंड लीग का खिताब अर्थात गोल्ड मेडल इन्होंने अपने नाम किया। और तीसरा प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में चिखल कालो उत्सव किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया, तो इसके बारे में हमने जानकारी आपको दिया था, ये गोवा में मनाया गया। तो कंप्लीट चीजें आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से आज के वीडियो में भी आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्नों की जानकारी वहां पर आप सभी छात्र विस्तार पूर्वक लिखें। चलिए, अब यहाँ पर हम आगे चलेंगे आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह है, वो आप बीपीएससी मेकर ऐप के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। रिसेंटली जो अर्धवार्षिकी एक पीडीएफ लॉन्च हुआ करंट अफेयर्स का, जिसमें जनवरी से जून 2023 तक के प्रश्नों का विस्तार पूर्वक हमने संग्रह किया है। इसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह एकदम से किया गया है। और इस पीडीएफ की बात करें तो इस पीडीएफ को आप बीपीएससी मेकर ऐप के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। बीपीएससी मेकर ऐप पर ये जो पीडीएफ है, ये आपको 2 कोर्स में उपलब्ध कराया गया है। एक तो जो करंट अफेयर्स वाला स्पेशल कोर्स है इसमें, और इसके अतिरिक्त एक बीपीएससी वाला जो कोर्स संचालित है इसमें। तो दोनों कोर्स के तहत जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है, आप वहां पर जाकर के मंथली करंट अफेयर सेक्शन से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी कोर्स में आपका बीपीएससी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज में लॉन्च हुआ है। ये 40 प्रैक्टिस सेट की एक श्रृंखला है। इसे ज्वाइन कीजिए घर बैठे, इससे आपकी तैयारी का बेहतर आकलन होगा। इसमें एक ऑफर आया है, ऑफर के बारे में हम आपको जानकारी इस वीडियो के अंत में देंगे। पूरे वीडियो के साथ आप लोग बने रहें। चलिए, अब यहाँ पर हम सेशन की शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न है कि बिहार वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार बताएं कि बिहार में पक्षियों की कितनी प्रजातियां पाई गई हैं। जो नवीनतम सर्वेक्षण है 2023 में किया गया। अब यहाँ पर पूछा गया कि बताएं कि इस सर्वेक्षण के आधार पर बिहार में पक्षियों की कितनी प्रजाति पाई गई है। हम यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा बिहार में कुल 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर संबंधित तथ्यों की बात करें तो इस साल जनवरी से फरवरी 2023 तक बिहार वन विभाग ने बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से एक सर्वेक्षण किया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि बिहार में पक्षियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। इस दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए इस तरह की कर सकते हैं सर्वेक्षण अभी हाल ही में बिहार वन विभाग ने किया, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से। और जब इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई, तो रिपोर्ट के बारे में यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो सर्वेक्षण को पूरा करने के बाद शोध टीम को बिहार में 205 से अधिक पक्षी प्रजातियां मिली। इस तरह के जो आंकड़े होते हैं एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट होते हैं, खास करके पीसीएस एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ध्यान रखेंगे, नवीनतम जो सर्वेक्षण है इसके आधार पर बिहार में 205 से अधिक पक्षी प्रजाति मौजूद है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट होगा, कुछ चीजें और भी यहाँ पर विस्तार से दर्शाई गई है, जैसे कि इसके तहत भागलपुर और जमुई में जलीय पक्षियों की जो प्रजातियां हैं इसकी संख्या अधिक पाई गई है। ध्यान रखिएगा, जलीय पक्षियों की प्रजातियां भागलपुर और जमुई में अधिक पाई गई, जबकि वहीं पर बेगूसराय में स्थलीय पक्षियों की प्रजातियां सबसे अधिक पाई गई थी। तो ये चीजें ध्यान रखें। जलीय पक्षी की बात करें तो भागलपुर और जमुई, जबकि स्थलीय पक्षी की बात करें तो बेगूसराय में इसकी संख्या अधिक पाई गई। हालांकि 2022 में पिछले वर्ष भी इस प्रकार का सर्वेक्षण किया गया था,
उस समय जो रिपोर्ट आया था तो बिहार में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या 202 बतलाई गई थी, और रिपोर्ट के अनुसार इस साल इसमें 3 प्रजातियों की वृद्धि हुई है या फिर इजाफा हुआ है। तो ये सारी बातें यहाँ से फिलहाल ध्यान रखें। और जो तस्वीर में आप यहाँ पर इस पक्षी को देख रहे हैं, इस प्यारे से पक्षी का नाम है गौरैया, और गौरैया बिहार की राजकीय पक्षी है, ये आप सभी जानते हैं। इसको लेकर हमने कई बार आपको जानकारी दिया है, पुनः यहाँ पर आपको बता दूं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कलरव पक्षी महोत्सव, ये बिहार के इतिहास में पहला पक्षी महोत्सव था, जो कि नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई में मनाया गया था 15 से 17 जनवरी 2021 को। और आपको ध्यान रखना, इसका जो आयोजन हुआ था ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किया गया। और पक्षी महोत्सव कलरव के इस पहले संस्करण का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया था। ये चीजें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। मूल रूप से इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया, ये कहाँ आयोजित हुआ, ये तिथि क्या थी, इस तरह की चीजें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और जो तस्वीर में आप देख रहे हैं इस गौरैया को, तो अभी हमने आपको बताया कि बिहार का राष्ट्रीय पक्षी गौरैया है, और प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। और 2023 में जो विश्व गौरैया दिवस मनाया गया, इसका निर्धारित थीम था आई लव स्पैरो। तो ये सारी चीजें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। चलते हम अगले प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न है कि राष्ट्रीय जनता दल अर्थात आरजेडी ने 5 जुलाई 2023 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, आरजेडी ने अभी हाल ही में 5 जुलाई 2023 को अपना 27वां स्थापना दिवस मनाया है। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि 5 जुलाई 1997 को लालू प्रसाद यादव ने राजद अर्थात राष्ट्रीय जनता दल की नींव रखी थी, और हाल ही में इसका 27वां स्थापना दिवस 5 जुलाई 2023 को आयोजित किया गया है या फिर मनाया गया है। कुछ संबंधित तथ्यों की बात करें, अगर हम यहाँ पर लालू यादव की बात करें, यहाँ से कुछ चीजें एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला पॉइंट जो यहाँ पर हमने शामिल किया है, पहला पॉइंट है कि लालू प्रसाद यादव 1970 में पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के महासचिव के रूप में छात्र राजनीति में प्रवेश किए, और 1973 में वे अध्यक्ष बने थे। तो ये जानकारी यहाँ पर ध्यान रखिए। दूसरे पॉइंट की हम बात करें तो दूसरा पॉइंट हमारा है कि वे पहली बार 10 मार्च 1990 को बिहार के 20वें मुख्यमंत्री बने। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 2 बार उन्होंने शपथ ग्रहण किया, यानी कि वे 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। और पहली बार 10 मार्च 1990 को लालू प्रसाद यादव जो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, ऐसे में ध्यान रखिए वे बिहार के 20वें मुख्यमंत्री बने थे। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि लालू प्रसाद यादव बिहार के कौन से मंत्री थे, कौन से मुख्यमंत्री थे, तो 20वें मुख्यमंत्री थे, ये ध्यान रखिए। और जो जानकारी यहाँ पर हमने दिया कि मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 2 बार शपथ लिया, ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरी ओर ये भी इंपॉर्टेंट है कि नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री 8 बार कह सकते हैं शपथ ग्रहण समारोह या फिर शपथ ग्रहण कर चुके हैं। तो ये ध्यान रखिए, बहुत बड़ी एक रिकॉर्ड है जो कि 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ इन्होंने ग्रहण किया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। तो ये सारी बातें आपको याद होगा। और यहाँ से एक रिकॉर्ड ये भी बना है कि बिहार के इतिहास में बतौर मुख्यमंत्री गांधी मैदान में सर्वाधिक बार झंडा फहराने का जो रिकॉर्ड था, ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नाम था। लेकिन अब यह रिकॉर्ड हो गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम। बतौर मुख्यमंत्री गांधी मैदान में इन्होंने सर्वाधिक बार झंडा फहराया है। तो ये सारी बातें भी आप ध्यान रखेंगे। हमारा यहाँ पर दूसरा पॉइंट लालू प्रसाद यादव से संबंधित है कि गोपालगंज टू रायसीना रोड नामक पुस्तक लालू प्रसाद यादव की आत्मकथा है, जो लालू प्रसाद यादव और नलिन वर्मा द्वारा लिखा गया है। तो ये भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि लालू प्रसाद यादव की आत्मकथा का क्या नाम है, जो उन्होंने खुद लिखा है नलिन वर्मा के सहयोग से। तो इसका नाम है गोपालगंज टू रायसीना रोड, ये ध्यान रखें। एक और पॉइंट है जो कि आप ध्यान रखेंगे, इस पुस्तक का जो प्रकाशक है या फिर इस पुस्तक का जो पब्लिकेशन है, इसका नाम है रूपा पब्लिकेशन। ठीक है, तो इतनी सारी बातें यहाँ से फिलहाल आप ध्यान रखेंगे। चलते हम अगले तीसरे प्रश्न पे। चूंकि यहाँ पर बिहार की बात हो रही है, तो ऐसे में बिहार से जुड़े हुए कुछ बेसिक फैक्ट को भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न बने हैं। जो जरूरी चीजें हैं, जैसे कि बिहार की स्थापना कब हुई, तो बिहार की स्थापना की बात करें तो 22 मार्च, देखिए यहाँ पर 20 हमने लिख दिया, एक्चुअली में ये 22 मार्च होगा। बिहार की जो स्थापना हुई ये 22 मार्च 1912 को हुई थी। ठीक है, 22 मार्च 1912 को बिहार भारत के 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, पश्चिम बंगाल से अलग होकर। अगर एग्जाम में पूछे कि बिहार भारत का कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, कब आया, तो 22 मार्च 1912 को पश्चिम बंगाल से अलग होकर 12वें राज्य के रूप में भारत में अस्तित्व में आया था बिहार। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखें। और वर्तमान में बिहार की राजधानी जो पटना है, और पटना को लेकर 2 प्रश्न कॉमन रूप से एग्जाम में पूछे जाते हैं
कि पटना नगर का जो बसाने का जो श्रेय है वो किन्हें जाता है, तो उदयन को जाता है। जबकि पटना में गंगा नदी के किनारे सैनिक छावनी का निर्माण जो किया गया था लिच्छवियों पर आक्रमण के लिए, इससे सैनिक छावनी के निर्माण का श्रेय जाता है अजात शत्रु को। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में जो बिहार के राज्यपाल हैं ये राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है, जो कि हाल ही में बिहार के 41वें ओवरऑल बिहार के 41वें राज्यपाल बने हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जो कि बिहार के 22वें मुख्यमंत्री हैं, ये ध्यान रखेंगे। राज्य का पक्षी है गोरिया। अभी हमने आपको बताया कि 20 मार्च को विश्व गोरिया दिवस मनाया गया। इसका थीम था आई लव स्पैरो। राज्य के पशु है बैल, राज्य के वृक्ष पीपल, राज्य के फूल गेंदा अर्थात मैरीगोल्ड। राज्य के फूल को लेकर बहुत सारे छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं कि कचनार बिहार का राज्य का फूल है। दरअसल कचनार बिहार का राज्य का फूल नहीं है, और वर्तमान समय में बिहार का राज्य का फूल गेंदा अर्थात मैरीगोल्ड है। 2011 की जनगणना के आधार पर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार का जनसंख्या घनत्व है। और साथ साथ आप ये भी ध्यान रखें कि बिहार का जो क्षेत्रफल है ये 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड बिहार से अलग हुआ तो झारखंड का जो गठन हुआ था ये संपूर्ण भूभाग का 46% भूमि के साथ झारखंड राज्य गठित हुआ था। यानी कि बिहार के क्षेत्र में जो भूमि रही थी वो भूमि थी 54%। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने थे बाबूलाल मरांडी। और इसके अतिरिक्त अगर यहाँ पर हम बात करें राजभाषा की, तो बिहार की प्रथम राजभाषा हिंदी और द्वितीय राजभाषा उर्दू है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। आप यहाँ पर तस्वीर में बिहार के इस मैप को देख सकते हैं। वर्तमान में बिहार को 9 डिवीजन में बांटा गया और इन्हीं 9 डिवीजन में से 38 जिले समाहित हैं। और इन सब के अतिरिक्त एक और इम्पोर्टेंट जानकारी है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये जो स्वास्तिक को देख रहे हैं, ये 2 स्वास्तिक के बीच में बौद्धि वृक्ष, ये बिहार के राजकीय चिन्ह को इंगित कर रहा है। यानी कि एग्जाम में अगर प्रश्न पूछे जाए कि बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है, तो 2 स्वास्तिक के बीच में बौद्धि वृक्ष ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। इतनी सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। और इसके अतिरिक्त चलिए यहाँ पर एक जानकारी हम आपको ये भी दे दें। बिहार का राजधानी जो पटना है, यहाँ से आपके बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था कि राजधानी पटना बिहार के अन्य कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो इस तरह के प्रश्न अब ट्रेंड में है, इस तरह के भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राजधानी पटना कुल मिला के बिहार के 9 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो ये जानकारी नोट कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 के अनुसार भारत किस पायदान पर है। अभी हाल ही में जो वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया गया, इस सूचकांक के आधार पर हम भारत के दृष्टिकोण से बात करें तो भारत इसमें 126वें स्थान पर है। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके बारे में कंप्लीट चीजें आप यहाँ पर देखने वाले हैं, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी कि आईईपी द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है वैश्विक शांति सूचकांक। तो 2023 के इस 17वें संस्करण के अनुसार भारत 2022 से 9 पायदान चढ़ कर, यानी कि 9 पायदान इसमें सुधार हुआ है और सुधार के साथ भारत अब 126वें स्थान पर है। ये चीजें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। वैश्विक शांति सूचकांक का यह 17वां संस्करण है। 17वें संस्करण की बात करें तो 9 पायदान के सुधार के साथ भारत अब इसमें 126वें स्थान पर है। हालांकि कुछ चीजें और भी है, जैसे कि भारत के समग्र स्कोर की बात करें तो भारत 2022 में 2.578 के स्कोर के साथ 135वें स्थान पर था, जबकि 2023 में यह समग्र स्कोर रहा 2.314 और इस स्कोर के साथ भारत 126वें स्थान पर रहा। तो ये तो रही बात भारत के संदर्भ में, लेकिन वहीं पर हम ओवरऑल हम बात करें तो ऐसे में इस रिपोर्ट के अनुसार आइसलैंड वर्ष 2008 से दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना। जब से यह रैंकिंग जारी होती है, जब से सूचकांक जारी हो रही है वर्ष 2008 से, उसी वर्ष से आइसलैंड इसमें इस सूची में पहले स्थान पर बरकरार है। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, यहाँ पर हमने शीर्ष देश के बारे में लिखा है, यानी कि जो शीर्ष 3 देश हैं उनमें एक तो है पहले स्थान पर आइसलैंड, दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर आयरलैंड। हालांकि भारत के पड़ोसी देश के बारे में यहाँ पर हमने जानकारी आपके समक्ष रखा है, जैसे कि भूटान यहाँ पर इस मामले में यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक के मामले में 17वें स्थान पर है। अगर हम पड़ोसी देश की बात करें भारत के, तो ऐसे में भूटान की जो रैंकिंग है वो बहुत अच्छी है। और इसके अतिरिक्त मालदीव 23वें स्थान पर, नेपाल की बात करें तो नेपाल को 79वें स्थान पर रखा गया, चाइना 80वें स्थान पर है, बांग्लादेश 88वें, श्रीलंका 107वें, म्यांमार 145वें और पाकिस्तान 146वें स्थान पर है। तो ये सारी बातें ध्यान रखिए। हालांकि भारत के बारे में जो जानकारी हमने दिया कि भारत 126वें स्थान पर है। चलिए फिलहाल यहाँ पर हम इसे स्किप करते हुए चलते हैं अगले चौथे प्रश्न पे।
ये चौथा प्रश्न है कि हाल ही में 3 अगस्त से 3 सितंबर 2023 तक डुरंड कप के कौन से संस्करण का आयोजन कोलकाता में किया जाएगा। डुरंड कप जो फुटबॉल से संबंधित एक खेल है या फिर एक टूर्नामेंट है। यहाँ पर पूछा गया कि 3 अगस्त से 3 सितंबर 2023 तक डुरंड कप टूर्नामेंट के कौन से संस्करण का आयोजन हाल ही में कोलकाता में किया जाएगा। तो देखिए, इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा, इसके अभी हाल ही में 32वें संस्करण यानी कि 132वें संस्करण का आयोजन कोलकाता में किया जाएगा। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि डुरंड कप का जो संबंध है वो फुटबॉल से है और इस टूर्नामेंट का 132वां संस्करण 3 अगस्त से 3 सितंबर 2023 तक कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है, यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। अगर यहाँ पर हम बात करें फुटबॉल डुरंड कप 2022 के बारे में, जो इसका पिछला 131वां संस्करण था, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उस सारे बातों का यहाँ पर हमने जिक्र किया है। तो इस संस्करण का मेजबान जो राज्य था, यानी कि 131वें संस्करण का मेजबान राज्य था असम, मणिपुर और पश्चिम बंगाल। संयुक्त तौर पर इन तीनों राज्य द्वारा इसकी मेजबानी किया गया था। हमारा अगला पॉइंट है कि बेंगलुरु एफसी अर्थात बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने 18 सितंबर 2022 को कोलकाता के विवेकानंद भारती क्रीरंगन, जिसे कि सॉल्ट लेक सिटी स्टेडियम भी कहा जाता है, यहाँ पर आयोजित 131वें डुरंड कप के फाइनल में मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को 2-1 से हराकर पहला डुरंड कप का खिताब जीता था। यानी कि बेंगलुरु एफसी ने पहला डुरंड कप खिताब अपने नाम किया था पिछले वर्ष 2022 में 131वें संस्करण में। तो ये रही विजेता और उप विजेता की बात। यहाँ से ध्यान रखेंगे, विजेता रहा बेंगलुरु एफसी यानी कि बेंगलुरु फुटबॉल क्लब, जबकि उप विजेता रहा मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब। हालांकि 130वां जो डुरंड कप था, इसका विजेता घोषित हुआ था फुटबॉल क्लब गोवा। अब यहाँ पर कुछ चीजें और भी है, जैसे कि डुरंड फुटबॉल टूर्नामेंट या फिर डुरंड कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत हुई थी 1888 में। और एक और पॉइंट है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIFF के अध्यक्ष वर्तमान में श्री कल्याण चौबे है। ये जानकारी नोट कर लीजिएगा। चलिए, अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 5वें प्रश्न पे। ये हमारा 5वां प्रश्न है कि हाल ही में चू डोंग संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक के रूप में चुने गए। बताएं कि वे किस देश के हैं। देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा, ये होगा विकल्प नंबर ए यानी कि चाइना। यहाँ पर इन्हें आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले चाइनीज व्यक्ति हैं जो कि इस पद पर कह सकते हैं अपनी सेवा देंगे। अब यहाँ पर संबंधित तथ्यों की बात करें तो कुछ चीजें आपको याद रखना है, जैसे कि चू डोंग्यू हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। आपको ध्यान रखना है कि चू डेंग्यू इस पद पर चुने जाने वाले पहले चीनी नागरिक हैं और उन्होंने ब्राजील के जोस गोर्जियानो डा सिल्वा का स्थान लिया। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, उन्होंने ब्राजील के जोस गोर्जियानो डा सिल्वा का स्थान लिया है, यानी कि इसके स्थान पर वो अपनी सेवा देंगे। और आपको ये भी हमने बताया कि वे पहले चीनी नागरिक हैं जो इस पद पर पहुंचे हैं। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन अर्थात फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई थी, ये 16 अक्टूबर 1945 को कनाडा के क्यूबेक शहर में हुआ था और इसका मुख्यालय वर्तमान में रोम में है, जो कि इटली की राजधानी शहर है। यहाँ पर इसका मुख्यालय है, तो ये नोट करेंगे आप यहाँ से। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि केंद्रीय कृषि मंत्री वर्तमान में है नरेंद्र सिंह तोमर, यानी कि भारत के जो वर्तमान में कृषि मंत्री है वो है नरेंद्र सिंह तोमर। हालांकि बिहार के दृष्टिकोण से हम बात करें तो अक्टूबर 2022 में सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद अभी हाल ही में कुमार सर्वजित बिहार के नए कृषि मंत्री बने हैं। यानी कि वर्तमान में जो बिहार के कृषि मंत्री ये है कुमार सर्वजित। हालांकि इनसे पहले बिहार के कृषि मंत्री थे सुधाकर सिंह, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे। चूंकि बात हुई यूनाइटेड नेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में आपको जानकारी दे दूं कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र मैनहट्टन टापू में यहाँ पर अवस्थित है, अमेरिका में, और वर्तमान में इसके 193 देश सदस्य हैं। आधिकारिक भाषाओं की बात करें तो अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनिश, अरबी और चीनी संयुक्त राष्ट्र की कुछ आधिकारिक अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज है। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं, जो कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और संयुक्त राष्ट्र के जो 6 प्रमुख अंग है जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, ये जानकारी आपको दे दूं। इन 6 अंगों की बात करें तो इसमें पहला संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है, और चौथा है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद,
पांचवा है संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद और छठा है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। ये संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग है। यहाँ से आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, ये चीजें यहाँ से जानेंगे। और एक इंपॉर्टेंट जानकारी भारत के दृष्टिकोण से, वर्तमान में रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि है, तो ये भी आप नोट करेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। लेकिन उससे पहले एक ऑफर के बारे में आपको जानकारी दे दूं, खास करके वैसे छात्रों को जो घर बैठे बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे। आयोग की तरफ से जो प्रस्तावित तिथि है इस एग्जाम का, यह है 30 सितंबर 2023। अब ये समय काफी कम है, ऐसे में अब आपको चाहिए कि टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी तैयारी का आप बेहतर आकलन करें। तो टेस्ट सीरीज को हमने बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए बीपीएससी मेकर ऐप पर एक कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें 40 प्रैक्टिस सेट है। ये 40 फुल लेंथ सेट है आपके बीपीएससी एग्जाम के। आपको ध्यान रखना है, इसके माध्यम से आपकी तैयारी का बेहतर तरीके से आकलन होगा। आप ये जान पाएंगे कि आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से आप कितने प्रिपेयर हैं, आपकी तैयारी का स्तर क्या है। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। इस कोर्स में जो टेस्ट सीरीज है इसके माध्यम से आप अपना मूल्यांकन खुद से कर पाएंगे। इस कोर्स को परचेज करते समय अभी जो एक ऑफर आया है, तो ध्यान रखिए इस कोर्स को परचेज करते समय आपको प्रोमो कोड अप्लाई करना है BM299 का, जो कि इस ऑफर पीरियड में आपको ये कोर्स महज 299 रुपये में 12 महीने की अवधि के लिए मिलेगा। इन सब के अतिरिक्त यहाँ पर हम इस ऑफर की वैधता की बात करें तो ये ऑफर का लाभ आप 10 जुलाई मध्य रात्रि यानी कि 10 जुलाई 12 बजे मध्य रात्रि तक आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। और ये ऑफर 1000 छात्रों के लिए उपलब्ध कराया गया है, यानी कि इस कूपन कोड का इस्तेमाल 1000 बार किया जा सकता है। तो जो भी छात्र इच्छुक हैं, आप इस कूपन कोड या फिर इस प्रोमो कोड का इस्तेमाल करके इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए। इसी टेस्ट सीरीज वाले कोर्स में जो आप चीजें यहाँ पर देख रहे हैं, ये तमाम चीजें आपको इसमें इंक्लूड है, यानी कि आपको उपलब्ध कराई गई है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना, इससे आपकी तैयारी भी बेहतर होगी और साथ साथ अपनी तैयारी का भी आकलन यहाँ से आप कर पाएंगे। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं छठे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में नए निवेश मंत्रालय की स्थापना की है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा भी हाल ही में इस तरह का निवेश मंत्रालय की स्थापना की गई। ऐसे में यहाँ पर बहुत सारे तथ्य निकलकर सामने आई हैं, जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट है कि संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई ने देश के निवेश दृष्टिकोण को विकसित करने और वैश्विक बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उद्देश्य से एक नए निवेश मंत्रालय की स्थापना की है। तो यहाँ पर यह उद्देश्य को भी आपको ध्यान रखना है कि निवेश दृष्टिकोण को विकसित करने और वैश्विक बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए या फिर इस उद्देश्य को ध्यान रखते हुए निवेश मंत्रालय की स्थापना हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा किया गया। और आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के निर्देशों के तहत यूएई कैबिनेट ने निवेश मंत्रालय की स्थापना को मंजूरी दे दी और मंत्री के रूप में मोहम्मद हसन अल शुवेदी को नियुक्त किया गया। काफी इंपॉर्टेंट है, निवेश मंत्रालय का जो गठन हुआ, इसका जो जिम्मा दिया गया है वो मोहम्मद हसन अल शुवेदी को दिया गया। अब यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बारे में। दरअसल यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को भारत सरकार ने 26 जनवरी 2017 को अपने 68वें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। यह जानकारी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। 68वां गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी 2017 को मनाया गया, तो गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, जो कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति हैं, वो मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित थे। हमारा अगला पॉइंट है 74वें गणतंत्र दिवस 2023 से संबंधित। तो इसमें मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। ये भी चीजें यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी से है कि संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी यह है अबू धाबी और यहाँ की जो करेंसी या फिर मुद्रा है यह है अमीरात दिरहम। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर जानेंगे जो चर्चा हम लोग अभी कर रहे थे गणतंत्र दिवस समारोह के बारे में, जो राष्ट्राध्यक्षों को मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर आमंत्रित किया जाता है। तो आपके एग्जाम में जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कुछ चीजों के बारे में यहाँ पर हमने दर्शाया है। जैसे कि 2023 के बारे में जो अभी हमने आपको जानकारी दी थी, इस वर्ष 2023 में 26 जनवरी को जो 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, इस अवसर पर गणतंत्र दिवस परेड में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए थे। तो यहाँ पर ये तो रहा वर्ष 2023 से संबंधित, क्योंकि ये चालू वर्ष है तो यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनना स्वाभाविक है। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ और जो जरूरी फैक्ट है, जैसे कि दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर देखिए कि इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुकर्नो भारत के पहले गणतंत्र दिवस परेड समारोह में पहले मुख्य अतिथि थे। उस समय जब पहली बार गणतंत्र दिवस परेड हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है वो राजपथ पर नहीं हुआ था। कुछ समय पश्चात यानी कि आपको ध्यान रखना है 1955 तक
1955 से पहले तक जो ये समारोह था या फिर जो परेड था, वो राजपथ के अतिरिक्त कुछ चुनिंदे जगहों पर 3 से 4 चुनिंदे जगह थे जहाँ पर हर साल आयोजित किया गया। लेकिन आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि पहले गणतंत्र दिवस परेड के जो मुख्य अतिथि थे, वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो थे। हालांकि यहाँ पर हमने इसका जिक्र किया कि राजपथ पर पहली परेड 1955 में आयोजित की गई थी, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद को बुलाया गया था। तो ये रही बात यहाँ से 1955 से संबंधित, और जो पहला जो गणतंत्र दिवस 1950 में मनाया गया उसको लेकर, ठीक है। तो ये यहाँ से ध्यान रखें। अब यहाँ पर हम आपको जानकारी देने वाले हैं, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी जो कि आपको ध्यान रखते हैं। जैसे कि 2019 में जो मुख्य अतिथि थे गणतंत्र दिवस परेड में, ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे सिरिल रामाफोसा। वर्ष 2020 में ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो मुख्य अतिथि थे। 2021 और 2022 में कोई भी मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित नहीं किए गए थे। कोरोना महामारी का मतलब जो स्तर था, जो संक्रमण था, वो बहुत तेज था, जिस वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था। लेकिन 2023 में राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं, उन्हें आमंत्रित किया गया था। तो ये सारी बातें ध्यान रखेंगे। आई होप कि आपको याद होगा। जिस तरह से चीजों को हमने बार बार रिवाइज किया है, आपको लंबे समय तक के लिए याद रहेगा। चीजों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इस करंट अफेयर्स सीरीज को महज आप 30 मिनट भी देंगे ना, तो आपको दोबारा से करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन होता है, अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आप चीजों को अच्छे समय तक या फिर लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाएंगे। दोबारा से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। देखिए, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं कि करंट अफेयर्स सीरीज को पढ़ते हैं, उसे नोट भी करते हैं। तो नोट करना एक अच्छी बात है, लेकिन सबसे जरूरी बात यहाँ पर यह है कि वीडियो पर अपनी एकाग्रता बनाए रखिए, दिमाग में उसे सेट कीजिए। कॉपी में नोट करने के बजाय अगर आप दिमाग में सेट करेंगे तो वो आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाएंगे। और जो आपका नोट तैयार हो रहा है उसके माध्यम से आप चीजों को, हो सके अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया तो बार बार देखेंगे तो वो आपको लंबे समय तक के लिए याद हो जाएगा। सभी की मेमोरी पावर उतनी हाई नहीं होती है कि एक बार में ही देखने में याद हो जाए। तो इस चीज को ध्यान रखिए। अपनी सुविधा के आधार पर कोशिश कीजिए कि अगर किसी चीज को पढ़ते हैं तो पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़िए, ताकि दोबारा पढ़ के आपको उस पर समय व्यतीत ना करना पड़े, ताकि उस समय में आप अन्य चीजों को पढ़ने में अपना समय दें। तो इस चीज को ध्यान रखें। जो भी छात्र मुख्य रूप से बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, इस चीज को आप बखूबी समझ भी रहे होंगे। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, जो चीजें हमने आपको बताया है। चलिए, अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 7वें प्रश्न में। ये 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में विश्व व्यापार संगठन अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत का राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ब्रजेंद्र नवनीत, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ब्रजेंद्र नवनीत। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि तमिलनाडु कैडर के 1999 बैच के आईएएस अधिकारी ब्रजेंद्र नवनीत को आगामी 3 साल के लिए विश्व व्यापार संगठन में भारत का राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त किया गया है। और इस पद पर उन्होंने जयेश दीपक की स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल 31 मई 2023 को समाप्त हुआ था। तो ये सारी बातें यहाँ से फिलहाल ध्यान रखें। अब अगला पॉइंट हमारा है विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और यह व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित और प्रतिष्ठित करने के लिए विकसित देशों की पहल पर आरंभ किया गया था। और इसकी जो स्थापना हुई थी, आधिकारिक तौर पर इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को, और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इसकी स्थापना को लेकर जो सारी बातें हैं, जहां से एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है, ये चीजें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। हालांकि भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत 1 जनवरी 1995 से विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य है, यानी कि भारत जो है इसकी स्थापना के समय से ही इसका सदस्य है, यानी कि विश्व व्यापार संगठन का। तो ये चीजें ध्यान रखें। अभी जो हमने चर्चा किया कि विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ और भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मुख्यालय हैं, जैसे कि वही सूची आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो हमने लिखा कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मुख्यालय। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय यानी कि WTO का जो मुख्यालय यहीं पर है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, जिसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर स्थापना भी हमने दर्शा दिया है, 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। ये जानकारी अभी हमने आपको दिया। दूसरा पॉइंट है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी मुख्यालय जिनेवा में है। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसके अतिरिक्त विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना जो हुई थी 14 अप्रैल 1967 को हुई थी। इसका भी मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को। तो इसका भी जो मुख्यालय है ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इसके तहत जो चीजें यहाँ पर हमने आपको बताया है, आप लोग नोट कर लीजिए। मुख्यालय से संबंधित कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 8वें प्रश्न। ये प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में बंदरों के लिए समर्पित फॉरेस्ट बनाने या फिर विकसित करने की घोषणा की है। तो इस प्रकार की घोषणा अभी हाल ही में किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा।
तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दरअसल यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ वासियों को बंदरों के आतंक से छुटकारा दिलाने के लिए वानर वन या फिर मंकी फॉरेस्ट बनाने की घोषणा की है। और इस वानर वन में फलदार पौधे भी लगाए जाएंगे, अर्थात इससे बंदरों के लिए खाने पीने का भरपूर इंतजाम किया जाएगा। यहाँ पर ये चीजें यहाँ से ध्यान रखना है। और अगला पॉइंट है कि इसका उद्देश्य बंदरों का एक अस्थायी ठिकाना बनाना है। जिस दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस प्रकार का घोषणा अभी हाल ही में किया है। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है बिहार के संदर्भ में है। ऐसी ही जानकारी हमने आपको कुछ समय पहले दिया था, आई थिंक आपको याद होगा। दरअसल 4 मार्च 1921 को बिहार के प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार के उराई हिंगना, जो कि अररिया जिला में एक स्थान है उराई हिंगना, यहीं पर उनका जन्म हुआ था 4 मार्च 1921 को, जो कि बिहार के एक महान साहित्यकार हुए फणीश्वर नाथ रेणु। यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि मार्च 2022 में बिहार सरकार ने यही स्थान पर राज्य का पहला मंकी पार्क बनाने की घोषणा की थी। यानी कि औराई हिंगना वो स्थान है 2022 में जो मार्च में घोषणा हुई थी, यहीं पर मंकी पार्क बनाए जाने को लेकर घोषणा हुई थी। ये जानकारी हमने आपको दिया था। और इन सबके अतिरिक्त फणीश्वर नाथ रेणु से संबंधित ये भी पॉइंट ध्यान रखिए कि 4 मार्च 2023 को फणीश्वर नाथ रेणु की 102वीं जयंती मनाई गई है। और उनके कुछ प्रमुख उपन्यास की बात करें तो इसमें से जो सर्वाधिक पॉपुलर रहा या फिर जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ वो था मैला आंचल। इसके बाद क्रमशः जुलूस, दीर्घ दीर्घ तपा और इसके बाद कितने चुराहे, कलंक मुक्ति आदि इनके कुछ प्रमुख उपन्यास थे। तो ये भी यहाँ से ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे और चलते हैं अगले नवे प्रश्न पे। हमारा नवा प्रश्न है कि हाल ही में सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ये है विकल्प नंबर बी, यानी कि अतुल आनंद। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल अतुल आनंद ने सैन्य मामलों के विभाग के अपर सचिव का पदभार संभाला है। और उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी का स्थान ग्रहण किया है, जो कि 28 फरवरी 2023 को सेवानिवृत्त हुए थे। और अभी यहाँ पर हमने एक और जानकारी एक्स्ट्रा हमने शामिल किया इसमें कि इसके अतिरिक्त हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल एम यू नायर को नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, हाल ही में जनरल एम यू नायर ने नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो ये सारी बातें फिलहाल यहाँ पर ध्यान रखिए। चलते हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 10वां प्रश्न जो है ये अति महत्वपूर्ण है। आप इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में रखेंगे। हालांकि इस सीरीज में हम इंपॉर्टेंट प्रश्नों का ही संग्रह करते हैं, लेकिन कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर इसके बारे में बात करें तो ये प्रश्न है कि भारत ने किस देश को हराकर रिकॉर्ड 9वीं बार साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन यानी कि सैफ चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। तो देखिए इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा भारत ने कुवैत को हराकर ये चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि यह इस प्रतियोगिता का 14वां संस्करण था और इसका आयोजन 21 जून से 4 जुलाई 2023 तक किया गया और इसका मेजबान था भारत। और भारत ने पेनाल्टी शूट आउट में कुवैत को हराकर रिकॉर्ड 9वीं बार साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन यानी कि सैफ चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। और यहाँ पर इसके अतिरिक्त अगर हम महिला वर्ग की बात करें जो कि सितंबर में आयोजित हुआ था, ये तो रही यहाँ पर बात पुरुष वर्ग की, लेकिन महिला वर्ग की बात करें तो सितंबर 2022 में नेपाल की राजधानी काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश ने नेपाल को हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब अपने नाम किया था। तो ये महिला वर्ग से संबंधित है, यहाँ से भी आप ध्यान रखेंगे। और जो जानकारी हमने आपको श्रेणी 1 के तहत पुरुष वर्ग के बारे में दिया, जो जानकारी अभी हमने बताया आपको कि रिकॉर्ड 9वीं बार भारत इसका विजेता रहा है। तो ऐसे में आप यहाँ पर देख सकते हैं पहली बार भारत विजेता रहा था 1993 में, उसके बाद क्रमशः 97, 99, वर्ष 2005, 9, 11, 2015, 2021 और 2023। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना। ओवरऑल भारत 9 बार इस चैंपियनशिप का विजेता रहा है 14 संस्करण में से। तो ये भी आपको ध्यान रखना, 14 में से 9 बार भारत ने इस खिताब को अपने नाम किया है। हालांकि इन सब के अतिरिक्त एक और जानकारी है सैफ प्रतियोगिता से संबंधित। ये जानकारी हमने आपको पिछले वर्ष दिया था। दरअसल भारत ने कोलंबो श्रीलंका के रेसकोर्स इंटरनेशनल स्टेडियम में 14 सितंबर 2022 को खेले गए फाइनल मुकाबले में नेपाल को 4-0 से हराकर सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया था। जो अंडर 17 वर्ग है सैफ चैंपियनशिप का, इसका खिताब भारत ने नेपाल को हराकर अपने नाम किया था। तो ये भी यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। चलते हम यहाँ पर अगले 11वें प्रश्न पे। प्रश्न है कि बताएं कि किनके द्वारा हाल ही में नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को लॉन्च किया गया। तो ये अभी लॉन्च किया गया किनके द्वारा, तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि अश्विनी वैष्णव के द्वारा। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि हाल ही में केंद्रीय संचार और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को लॉन्च किया गया। दरअसल यहाँ पर यह भी आपको ध्यान रखना है, अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ज्ञान के आदान प्रदान को सुविधाजनक,
बनाने के लिए 6G प्रौद्योगिकी युक्त अन्य वैश्विक गठबंधनों के साथ साझेदारी तथा तालमेल स्थापित करेगा, जिसको लेकर अभी हाल ही में ये लॉन्च किया गया 6G अलायंस, जो भी हाल ही में से लॉन्च किया गया है अश्विनी वैष्णव के द्वारा, जो कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय संचार और आईटी मंत्री है, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर को या फिर किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य चयनकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। आप इसका राइट आंसर जानिए कि इसका राइट आंसर होगा अजित अगरकर, यानी कि विकल्प नंबर बी, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। आपको जानकारी यहाँ पर यह दे दूं कि हाल ही में पूर्व भारतीय क्रिकेटर या फिर पूर्व भारतीय गेंदबाज क्रिकेटर अजीत अगरकर को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य चयनकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। दरअसल यहाँ पर कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है कि फरवरी 2023 में चेतन शर्मा ने इस पद से इस्तीफा दिया था, और चेतन शर्मा के इस्तीफा के बाद आपको ध्यान रखना कि शिव सुंदर दास को अंतरिम मुख्य चयनकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन मुख्य चयनकर्ता के रूप में भी हाल ही में अजित अगरकर को नियुक्त किया गया। अजित अगरकर की बात करें तो अजित अगरकर का पूरा नाम है अजित भालचंद अगरकर। वे 1999, 2003 और 2007 वनडे विश्व कप में भारतीय टीम का हिस्सा रहे थे। अब यहाँ पर बात हुई वनडे विश्व कप की, तो वनडे विश्व कप के बारे में आपको जानकारी दे दूं कि भारत 2 बार वनडे विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। पहली बार 1983 में कपिल देव की अगुवाई में, कपिल देव जब 1983 में कप्तान थे तो भारत ने पहली बार वनडे विश्व कप यानी कि एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था, और कपिल देव का पूरा नाम है कपिल देव रामलाल निखंज। ये भी यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट हमारे यहाँ पर होगा, जब दूसरी बार भारत ने इस खिताब को अपने नाम किया वो ईस्वी था 2011, और उस समय भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। तो कुल मिलाकर 2 बार वनडे विश्व कप खिताब भारत ने अपने नाम कर चुका है। हालांकि क्रिकेट को लेकर कुछ चीजें हमने कई बार आपको बताया है। अभी हाल ही में जो आईपीएल का 16वां संस्करण आयोजित हुआ 2023 में विजेता रहा चेन्नई सुपर किंग, जो कि 5 बार रिकॉर्ड अपने नाम किया इस खिताब को। उप विजेता रहा गुजरात टाइटंस। वहीं पर विमेंस प्रीमियर लीग 2023 की बात करें तो मुंबई इंडियंस पहली बार इसका चैंपियन रहा और दिल्ली कैपिटल्स को हराकर ये चैंपियन रहा था। वहीं पर आईसीसी टी20 पुरुष वर्ग के विश्व कप के 8वें संस्करण की बात करें तो मेजबान देश था ऑस्ट्रेलिया, विजेता रहा इंग्लैंड, जो कि दूसरी बार इस खिताब को अपने नाम किया पाकिस्तान को हराकर। वहीं पर महिला वर्ग में बात करें इस विश्व कप के 8वें संस्करण की, तो मेजबान रहा दक्षिण अफ्रीका। तो मेजबान दक्षिण अफ्रीका को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड 6ठी बार इस खिताब को अपने नाम किया महिला वर्ग में। तो क्रिकेट से संबंधित कुछ चीजें हाल ही के दिनों में जहां से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारी बातें यहाँ पर हमने आपको बता दिया। अब चलते यहाँ पर हम आज की इस वीडियो के एक प्रश्न की ओर। तो आज की इस वीडियो में भी प्रश्नों की संख्या 3 है। पहला प्रश्न है कि 5 जुलाई 2023 को लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक व पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की 77वीं जयंती मनाई गई। बताइए कि उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। दूसरा प्रश्न है किसे हाल ही में भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य प्रायोजक या फिर जर्सी प्रायोजक अर्थात स्पॉन्सर बनाया गया या फिर मुख्य स्पॉन्सर बनाया गया है। तीसरा प्रश्न है कि किस ब्रिटिश लेखक और कवि को प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। सारी जानकारी ऑलरेडी हम आपको विस्तार पूर्वक दे चुके हैं। आप लोग जाइए कमेंट बॉक्स में लिखिए और कोशिश कीजिए कि वहां पर सारी जानकारी आप विस्तार से देखें। तो दोस्तों आज के इस सेशन को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो ऑफर के बारे में हमने आपको जानकारी दिया इस ऑफर का आप लोग जरूर लाभ ले लीजिए। ये ऑफर 10 जुलाई मध्य रात्रि 12 बजे तक आपके लिए उपलब्ध है। इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। इसी कोर्स में आपका टेस्ट सीरीज शामिल है और इसके अतिरिक्त ये तमाम जो स्टडी नोट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं इसमें आपको मिलने वाला है। टेस्ट सीरीज की संख्या 40 है, फुल टेस्ट है। इसके माध्यम से घर बैठे आपकी तैयारी का बेहतरीन तरीके से आकलन होगा। और ये जरूरी जानकारी कि जब आप इस कोर्स को परचेज करेंगे तो प्रोमो कोड अप्लाई करना है BM299 का, जिसके बाद यहाँ पर आपको इस कोर्स में 500 रुपये का भारी डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। जो भी इच्छुक है इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आपको लगे कि इस वीडियो से हेल्प आपकी हुई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि जो रेगुलर अपडेट है चैनल का, जो लाइव क्लास वगैरह होता है उसका सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।